हेलो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एंड दैट इज डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, आप सब लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड का क्या मतलब है कि एक साइड में रेनफोर्समेंट होती है बीम की, है ना। वैसे आप सब लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, है ना, जैसे बीम हो गई, स्लैब हो गई, ये हम डिजाइन करते हैं बेंडिंग में, या फिर इसी को हम बोल देते हैं फ्लेक्सर। बेंडिंग या फिर फ्लेक्सर में डिजाइन करते हैं, है ना। अब अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब दोनों तरफ से आपकी बीम सपोर्टेड। अब इसमें अगर कोई लोड लगता है, आइदर पॉइंट लोड या फिर आप यूडीएल लगा दीजिए, तो इसका इस तरीके से बेंडिंग होगा और इस बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो हम इसी बेंडिंग में चेक करते हैं कि हमारी अगर बेंडिंग में बीम सेफ है तो बीम सेफ रहेगी, और भी चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं कि कितना परमिटेड है ना। फिर यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पर शेयर भी आता है, तो हम शेयर में भी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन हम डिजाइन करते हैं बेंडिंग या फ्लेक्सर में। तो अगर आपकी रेक्टेंगुलर बीम सपोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये बेंडिंग आपकी इस तरीके से हो रही है, मतलब सपोज अगर इसको मैं ये पैटर्न बना देता हूं यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट अगर आप बेंड करते हैं तो ये वाला पार्ट आता है आपका कंप्रेशन में, ये हम सब बात कर चुके हैं, और ये वाला पार्ट आता है आपका टेंशन में। अब मटेरियल है यहाँ पर कंक्रीट। कंक्रीट कंप्रेशन में तो गॉड फिगर है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेंशन में वीक, ठीक है, इनफैक्ट बहुत वीक है। तो हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, अभी मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ, अगर ये कैंटिलीवर बीम होगा तो सीन चेंज हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरीके से बेंडिंग होती है, तो नीचे वाले पार्ट में यानी नीचे वाली लेयर में आपका टेंशन आता है। ये सब हम बात कर सकते हैं। ये सपोज न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपकी जितनी लेयर्स होंगी उन सब में टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, और सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ होंगी, लास्ट वाली लेयर में। तो इसीलिए सिंपली सपोर्टेड बीम में हम रेनफोर्समेंट यहां प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ क्लियर कवर छोड़ देते हैं, है ना, और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं लोअर लेयर पे, ठीक है। और सिर्फ ऊपर नहीं प्रोवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर सिर्फ कंप्रेशन है, और कंप्रेशन में तो ये स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमने यानी सिंगल साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। अगर इसी केस को हम समझ लें कैंटिलीवर के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, तो ये थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम में रेनफोर्समेंट जरा सोचिए कहां पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैंटिलीवर बीम। ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब यहां पर आप रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे और कहां पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपने यहां पर लोडिंग लगाई या फिर पॉइंट लोड लगाया, तो इसका पैटर्न क्या होगा, ऐसा कुछ होगा बेंडिंग का। मतलब कि अगर ये आपकी कैंटिलीवर बीम है तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो, है ना। अगर इस तरीके से बेंड होगी तो अब देखिए, अब ये वाला आप समझ लीजिए, यहां पर एक रॉड है और आपने बेंड किया, क्या होगा, इस लेयर में आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी और इस लेयर में आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। अब जहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं वहां पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है। तो जो अगर कैंटिलीवर की बीम की बात है तो हम यहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ऊपर, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। लेकिन एक ही साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, एक ही साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी बीम है आपकी, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। अब हम डबली तक कैसे जाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा।
ओके, चलो बात करते हैं फॉर्मूले। आपको शायद कुछ लोगों को याद होंगे, कुछ के नहीं याद होंगे। हमने बात किया था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, जब डिजाइन करा रहा था मैंने लिखाया था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में आपका फॉर FE 415 जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, दैट कम्स 0.138 FCK into BD स्क्वायर, 0.138 FCK into BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इससे भी याद सबको पता है वैसे, लेकिन मैं फिर भी मन नहीं मानता, मैं बता देता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? एक टर्म होता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट वो टर्म है जब आप डिजाइन कर रहे हो, है ना। सपोज आप बीम डिजाइन कर रहे हो तो उस बीम में ऑब्वियसली कोई लोड आएगा, लोड के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो उस लोड की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है आपके बीम में, है ना। ये अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कितना होता है? WL²/8, और अगर कैंटिलीवर है तो ये होता है WL²/2। और बिकॉज कैंटिलीवर में नीचे की तरफ बेंडिंग होती है तो ये माइनस में होता है। ये तो बेंडिंग मोमेंट होता है। अब लोड की वजह से आपको ये पता चल गया कि आप जो हॉरिजॉन्टल मेंबर डिजाइन करने वाले हो उसमें इतना बेंडिंग मोमेंट आएगा, मतलब इस कैपेसिटी से ये बेंड होगा। और इसे बेंड होने से, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बेंड होने दोगे, है ना। सो उसे रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? मटेरियल। तो जब आप मटेरियल सेलेक्ट करोगे या फिर मटेरियल का साइज सेलेक्ट करोगे कि कितना मटेरियल आपको लगाना है, तो वो इस हिसाब से करोगे कि एटलीस्ट इतना तो रजिस्ट करे, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इतना तो रजिस्ट करे। तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब मोमेंट को जो रजिस्ट कर ले दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर सेफ रखना है आपको तो क्या होगा? एटलीस्ट बेंडिंग मोमेंट के बराबर होना चाहिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, है ना। हाउएवर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा ही होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट से, बट एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए, है ना। अब लोड एक्सटर्नल है ना, मतलब डेड लोड तो है ही है, मेंबर का लोड तो है ही है, लाइव लोड भी है, मतलब लाइव लोड बढ़ भी सकता है ना। अभी कम लोग हैं, ज्यादा लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हो आपको? देखो, अगर सेफ रखना है तो अगर ये लाइव लोड बढ़ रहा है या कोई भी लोड बढ़ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा, और बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा और उसे रजिस्ट करना है यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप सिर्फ किस तरीके से बढ़ा सकते हो? ये तो कांस्टेंट है, FCK इज कांस्टेंट, 0.138 इज कांस्टेंट, है ना। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ सकता है जब आप B और D बढ़ाओ। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो जब साइज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? जब साइज बढ़ता है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास साइज का रिस्ट्रिक्शन होता है, आप साइज नहीं बढ़ा सकते हो, फिर आप क्या करोगे, है ना। अब साइज का रिस्ट्रिक्शन है आपके पास जो एक चीज रिस्ट्रिक्टेड है दैट इज साइज रिस्ट्रिक्टेड। अब आप क्या करेंगे? साइज रिस्ट्रिक्टेड है का मतलब आपको ये दिया गया है कि सपोज B आपका 300 mm है एंड D आपका 400 mm है, या कोई रेंडम वैल्यू, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब आपको बता दिया गया है कि इतना ही आप इतना ही रख सकते हो, हम इससे ज्यादा B और D नहीं दे सकते। B के लिए, है ना, सॉरी बीम के लिए आपको इसी में डिजाइन करना है। अब आप क्या करोगे? अब आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला, लोड लग रहा है, जो भी लोड लग रहा है, और लेंथ आपको पता है, आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला। लेट्स सी ये बेंडिंग मोमेंट आ गया आपका 200 किलो न्यूटन मीटर, इतना बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला 0.138 FCK into BD स्क्वायर, यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला आपने। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं,
है ना, मैं एक रेंडम वैल्यू मान रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, और आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया लेट्स सी 120 किलो न्यूटन मीटर। ये तो गड़बड़ हो गई है। अब जो बेंडिंग मोमेंट है आपका वो ज्यादा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है। अब आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने का एक ही तरीका था आपके पास कि आप साइज बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको साइज भी रिस्ट्रिक्शन है, साइज भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो बहुत बुरा फंस गए। अब क्या करोगे, वहां आता है आपका डबली रेनफोर्स बीम। अब डबली रेनफोर्स बीम कहता है कि आप जो आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम थी वो कितना ले सकती है। आपने कहा कि सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 120 है, तो सिंगली रेनफोर्स बीम इतना मोमेंट ले सकती है। तो आप कहा कि ठीक है, आप अपनी सिंगली रेनफोर्स बीम बना दो। यहां पर आपका दोनों चीजें बना देता हूं, ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहां पर ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है। ये वो जो पार्ट है, अभी ये पार्ट कितना मूवमेंट ले रहा है, ये ले रहा है 120 किलो न्यूटन मीटर। ये वो है जो सिंगली रेनफोर्स बीम कैरी कर सकती है। तो कहा गया कि ठीक है, डिफरेंस देखो कितना है, रिमेनिंग कितना बेंडिंग मूवमेंट चाहिए, अभी कितना रेजिस्टेंस और चाहिए, तो आपने कहा कि अभी इतना एटलीस्ट चाहिए 200 माइनस 20, मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये मूवमेंट कोई रजिस्ट कर ले, है ना। कोई का मतलब कोई दिव्य शक्ति तो आएगी नहीं यार, हमारे पास सिर्फ ले दे के मटीरियल है, वही रजिस्ट करेंगे, आप खुद तो खड़े नहीं हो जाओगे, है ना। सो अब मटेरियल आपको बढ़ाना है बट साइज नहीं बढ़ाना, मटेरियल बढ़ाना है बट साइज नहीं बढ़ाना है, ये साइज ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, इतने मूवमेंट के लिए, है ना, स्टील लगा दी, यहां पर तो लगा ही था, यहां पर स्टील लगा दी। अब स्टील की तरफ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम होता क्या है। फॉर्मूला तो बहुत आसानी से आ जाएगा, कोड में भी दिया हुआ है। अब आपने यहां पर रख दिया 80 इंटू 10⁶, क्योंकि आप सबको पता है सारी वैल्यूज न्यूटन एंड एमएम में होती है, ठीक है। यहाँ पर ये लीवर आर्म थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि हम दूसरा भी क्लियर कर रखते हैं, इसको हम इस सबको मिला के कोई वैल्यू मान लेते हैं, हम के कर देते हैं इसे, ठीक है। अब आपको ये इतना रेनफोर्समेंट रखना है, ठीक है, सपोज 20 mm की बार्स कर ली, जितना ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैरी कर ले, ठीक है। और वो आप लगाओगे कहां पे, अच्छा यहाँ पे AST नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब आप ये लगाओगे ऊपर वाली साइड में, यहां नीचे क्यों नहीं लगाओगे, बता चुका हूं सब कुछ, नीचे क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने टेंसाइल साइड में रेनफोर्समेंट लगाया तो आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स बनेगा, ओवर रेनफोर्स बनता जाएगा, जैसे रेनफोर्समेंट बढ़ता है ना, टेंसाइल साइड में ओवर रेनफोर्स की तरफ सेक्शन बढ़ता जाता है। तो आपको वो भी नहीं करना है, तो ले दे के हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बची, कंप्रेशन साइड, ठीक है। अब कंप्रेशन साइड में आपने रेनफोर्समेंट लगा दिया, इसे बोलते हैं ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसीलिए यहाँ पर AST नहीं होगा। AST क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, क्लियर है। तो यहां पर आपने रेनफोर्समेंट लगा दिया, अब आपका रेनफोर्समेंट दोनों साइड में है ना, अब आपका रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में भी है और कंप्रेशन साइड में भी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम, क्योंकि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो दो साइड में है, दैट्स व्हाई दिस इज डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब यहां पर क्या हुआ, आपका साइज भी वही है, ठीक है, और आपका जो मूवमेंट चाहिए था आपको, आपकी बीम वो भी रजिस्ट कर रही है, इसलिए डबली रेनफोर्स्ड बीम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं, कब यूज होता है डबली रेनफोर्समेंट, जब आपका साइज रिस्ट्रिक्टेड हो और जो आपका बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, तो हमें एडिशनल मूवमेंट कैरी करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। अगर हम कंक्रीट बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, हम साइज बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम बढ़ाते हैं स्टील, है ना। और स्टील भी टेंसाइल साइड में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स हो जाएगा,
जो कि हम कर नहीं सकते हैं। तो सेक्शन को हमें अंडर रेनफोर्स भी रखना है या बैलेंस तक रखना है ना, और स्टील भी प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही साइड फ्री बचती है और वो होती है कंप्रेशन साइड। ठीक है, अब जैसे यहां पर होता था क्लियर कवर, वैसे यहां पर होता है क्लियर कवर। ठीक है, दोनों तरफ क्लियर कवर होता है। चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डबली रेनफोर्स बीम, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम अपना सेक्शन बना लेते हैं छोटा सा। ये क्या थी, XU अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर रेनफोर्समेंट था, ये था AST। अब यहाँ पर हमने लगा दिया है ASC। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो पुराने अपने नोट्स देख ले, आपको याद आ जाएगा। ये था आपका 0.446 FC के, और यहाँ पर था आपका 0.87 सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पर C1 लाई कर रहा था 0.42 XU डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज थी सिंगली रेनफोर्स बीम की। अब यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पर एक फोर्स और आ जाएगा, C कंप्रेशन स्टील। ठीक, ओके, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले आपको कोड में भी मिल जाएंगे, बस समझ लो कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। अब अगर आप कंप्रेसिव फोर्स की बात करोगे तो पहले कंप्रेसिव फोर्स क्या होता था, सब कुछ सॉल्व करके आया था 0.36 FC के V इंटू XU। ये आया था हमारा सब कुछ सॉल्व करके कंप्रेसिव फोर्स, कोड में भी गिवन था हमारे, है ना। अब नेट कंप्रेसिव फोर्स क्या हो गया स्टील रेनफोर्समेंट लगाने के बाद। अगर आप यहां पर स्टील लगाओगे, ठीक है, आपने स्टील लगाया तो उतना कंक्रीट बाहर निकलेगा। आपने स्टील इंसर्ट किया सपोज कंक्रीट में, तो जितने पार्ट में स्टील जाएगा उतने पार्ट से कंक्रीट बाहर निकलेगा, है ना। कितना बाहर निकलेगा, कितने एरिया का बाहर निकलेगा, जितने एरिया का स्टील आएगा, है ना। यानी जो कंक्रीट बाहर निकलेगा उसका एरिया भी कितना होगा, ASC, है ना, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इतना ही तो बाहर निकलेगा वो, ठीक है, राइट। देन अब अगर हमें एरिया पता चल गया, इसका फोर्स बनाना है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये होता है। अब हमें स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस कितना कैरी कर रहा था वो, 0.446 FC के, क्योंकि कंक्रीट है ना, कंक्रीट तो कंक्रीट का स्ट्रेस कैरी करेगा, so that would be 0.446 FC के इंटू ASC। ये वो फोर्स है जो अब कंक्रीट से कम हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ पार्ट कंक्रीट का बाहर चला गया है। तो इसी को अगर नेट करते हैं तो ये क्या होगा, 0.36 FC के इंटू B इंटू XU माइनस 0.446 FC के इंटू ASC। आई होप यहां तक अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्लियर है। अब कंक्रीट तो आपने निकाल दिया, लेकिन स्टील तो एक्स्ट्रा लग गया है, उसका भी तो कुछ फोर्स होगा, वो भी तो फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो भी फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला तो सेम होता है, स्ट्रेस। अब लेकिन वो प्रोवाइड करेगा स्टील का स्ट्रेस, तो स्टील का कितना होता है स्ट्रेस, पहले तो FY, ठीक है। अब यहां पर ये यील्ड स्ट्रेस है, इसी को हम लिखते हैं FSC, है ना, स्टील इन कंप्रेशन। स्टील इन कंप्रेशन कभी कभी सेम होता है, कभी कभी अलग अलग होता है। मल्टीप्लाइड बाय एरिया, कितना एरिया इंसर्ट किया आपने, ASC, तो FSC इंटू ASC। अब यहाँ पर 0.87 क्यों नहीं है,
0.87 इसलिए क्योंकि 0.87 सिग्मा वाई स्टील में था, ठीक है। ये अच्छा, तो ये सिग्मा वाई और एफ वाई ये सेम चीजें हैं, सॉरी, और एफ वाई ये सेम चीजें हैं। यहाँ पर आप एफ वाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा एस सी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पर 0.87 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये टेंसाइल साइड में था, इस वजह से इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा था। अब वो कंप्रेसिव साइड में है तो हमें जरूरत नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? एफ एस सी और सिग्मा एस सी मल्टीप्लाइड बाई ए एस सी, ये ठीक है। ये आया है आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ये बन जाता है आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। टेंसाइल फोर्स क्या है भैया? टेंसाइल साइड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो टेंसाइल साइड कहता है मुझे परेशान मत करो, 0.87 सिग्मा वाई और एफ वाई सेम चीज है इनटू ए एस टी, मुझे यही रहने दो। तो कंप्रेसिव फोर्स हो जाता है ये और टेंसाइल फोर्स हो जाता है ये, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल कॉमन सेंस है यार। फिजिक्स की बात ही ये है कि आप बस पकड़ के चलते चलो, सब कुछ अपने आप सॉल्व होता जाता है, बस ध्यान रखनी होती है सारी चीजें। तो आई होप कि आपको डबली रेनफोर्स बीम में फोर्स तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ओके, ये पूरी डेप्थ होती थी डी, ओवरऑल डेप्थ जो यहां से लेकर स्टील रेनफोर्समेंट तक होती थी, टेंसाइल तक होती थी टी, और जो अब यहां से कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट से टेंसाइल स्ट्रेंथ तक होती है वो होती है टी डेप्थ, ठीक है। ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जब आप बात करते हो तो आप इतना बस समझ लो कि जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स बीम का था वो तो उसी हिसाब से डिजाइन होगा, उतना ही वैसे ही डिजाइन होगा, उसी तरीके से प्रोसीजर वही सब। हम क्या करेंगे? हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रख देंगे 0.87 एफ वाई ए एस टी एंड टी माइनस 0.42 एक्स यू, इसके बराबर कर देंगे, यहां से एस टी आ जाएगा। ये वो ए एस टी होगा जो हम यहां प्रोवाइड कर देंगे, जो सिंगली रेनफोर्स बीम में भी वही होता, ठीक है। बस चेंज क्या होगा? चेंज होगा जो हमारा एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो, एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और ये क्या होगा? जो बेंडिंग मोमेंट है माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, है ना, जो हमने क्वेश्चन में लिया था 200 माइनस 120। तो जो एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया, है ना, मींस बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। ये मैक्सिमम, देखो ये सिंगली रेनफोर्स बीम का मैक्सिमम रेनफोर्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है मतलब इस पर्टिकुलर विड्थ और डेप्थ के लिए हम इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लिमिट कर सकते हैं, है ना, कि अगर आप विड्थ और डेप्थ रखोगे ये तो आपका कंक्रीट इतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देगा, मतलब ये वैल्यू लिमिटिंग। तो इसी को कहीं कहीं पर बुक्स में बोलते हैं एमयू लिमिटिंग, ठीक है। अब ये कौन कैरी करेगा? ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये कौन कैरी करेगा? ये कैरी करेगा जो हमारा AST2 है, ठीक है। अब लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए हम AST2 लगा देते हैं, तो जो बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 0.87। अब ये स्टील, देखो वहां पर 0.87 नहीं था क्योंकि वो कंक्रीट निकल के वहां पे स्टील आया था, है ना। तो अगर हम कंक्रीट के टर्म में उसे देख रहे हैं तो वहां पर स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगा सकते, लेकिन अब हम स्टील के लिए देख रहे हैं तो 0.87 AST2 इंटू सिग्मा SC और FSC,
स्टील इन कंप्रेशन। जो क्योंकि देखो स्टील हमने इसीलिए तो लगाया था क्योंकि ये वाला मूवमेंट रजिस्ट करे, और ये वाला मूवमेंट रजिस्ट करेगा तो स्टील वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां से हमारे पास ये ST2 की वैल्यू आ जाएगी। है ना? तो यहां से ST2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.87 सिग्मा SC और FSC अपॉन दिस वैल्यू। यहां से हम अपना ST2 निकालेंगे और प्रोवाइड कर देंगे। राइट? समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, यहाँ पे ये लीवर आर्म भी आएगी आपकी, ये मैं भूल गया था। लीवर आर्म आएगी मतलब ये वाली डिस्टेंस जो आपकी लग रही, देखो कहीं कहीं बुक में इस वाली डिस्टेंस को D डैश बोल देते हैं, तो हमें चाहिए ये इस रेनफोर्समेंट से इस रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस। आप बोल कुछ भी तो कोई मैटर नहीं करता है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर D डैश लिख रहा हूँ, है ना? अगर किसी बुक में आप पढ़ो कि ये वाली वैल्यू D डैश है तो घबराना नहीं, तो आपको यहाँ पर जो होगा वो D माइनस D डैश हो जाएगा। हमें बस रेनफोर्समेंट से रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.87 सिग्मा SC इनटू AST। ठीक है, ये क्या बनता है? फोर्स। डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तब मूवमेंट बनेगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? ST2 आ जाएगा। ST2 यहाँ से प्रोवाइड करिए, आपका डिजाइन हो जाएगा, है ना? बस क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपको? बहुत सिंपल सा है, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपका एडिशनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका कंप्रेशन स्टील कैरी करेगा। अगर आपको बस इतनी बात ध्यान रहेगी, पूरा डिजाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे फॉर्मूले आपके कोड में गिवन है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। डबली रेनफोर्स्ड बीम में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो जब भी हम अपना डिस्कशन करेंगे डाउट क्लियर कर लेंगे। सो आज के लिए इतने, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक था इसलिए मैंने स्लो भी पढ़ाया, और आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। थैंक यू और विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।